पिंकी, ओ पिंकी, आई माँ। कहाँ थी तू? कितनी बार कहा है मेरी आंखों के सामने रहा कर। चल ये बर्तन जल्दी जल्दी अंदर रख दे, मैं तब तक बाकी का काम निपटा लेती हूँ। चल जल्दी कर। अब ठीक है माँ। ये है सुषमा और उसकी बेटी पिंकी। सुषमा के पति को गुजरे पूरे 3 साल बीत गए और तब से ही वो घर घर काम करके अपना और पिंकी का गुजारा चला रही थी। सुषमा के जीने का बस एक ही मकसद था कि वो पिंकी को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। वो हर सुबह पहले पिंकी को स्कूल छोड़ती और फिर अपने काम के लिए निकल जाती। फिर पिंकी के स्कूल की छुट्टी के वक्त उसे अपने साथ लेकर ही घर लौटती थी। लेकिन जब भी पिंकी के स्कूल की छुट्टी होती तो वो उसे अपने साथ काम पर ले जाया करती थी। पिंकी भी अपनी माँ के काम में मदद करने की पूरी कोशिश करती थी, साथ ही खूब मन लगाकर पढ़ती भी थी। फिर एक दिन, माँ ये पिज्जा क्या होता है? ये तूने कहाँ से सीखा? वो सफेद वाले बंगले में मैंने देखा था, वहां सारे बच्चे वही खा रहे थे। तुम काम कर रही थी तब मैंने देखा था। अब देखने में तो रोटी जैसा ही था, लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा था और उसके ऊपर बहुत कुछ सजा रखा था। अब वो मुझे भी खाना है माँ। अरे पिंकी, ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं और सच बताऊं तो उसे खाना सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। चल मैं घर चलकर तेरे लिए हलवा बना देती हूँ, तेरा मनपसंद, जो खाने में बढ़िया भी होगा और उसे खाकर मेरी पिंकी ताकतवर भी बनेगी, है ना? इस तरह सुषमा उस वक्त पिंकी को बहला लेती है और कुछ दिनों के लिए पिंकी भी पिज्जा के बारे में भूल जाती है। लेकिन फिर जब अगली बार पिंकी अपनी छुट्टी के दिन अपनी माँ के साथ दोबारा उसी घर में जाती है तो वहां फिर से वही सब देखती है जो उसने पिछली बार देखा था। उस घर के सारे बच्चे फिर से पिज्जा पार्टी कर रहे थे और उन्हें इस तरह पिज्जा खाते हुए देखकर पिंकी का मन फिर से ललचाने लगता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, इन लोगों के तो कितने मजे हैं, काश मैं भी कभी ये पिज्जा खा पाती। पिंकी ये सब सोच ही रही थी कि पिज्जा खा रहे बच्चों में से एक बच्चा उसे वहां खड़े हुए देख लेता है और उससे कहता है, ए, क्या देख रही है वहां से छुप छुप के? पिंकी की नजर अब भी पिज्जा पर ही थी। उसने उस बच्चे से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसे देखकर ही साफ पता लग रहा था कि उसका सामने रखा पिज्जा खाने का बहुत मन था। लगता है इसको भी पिज्जा खाना है। ओह, तो ये बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजा इधर और ले ले एक पीस तू भी। उस बच्चे की बात सुनकर पिंकी का चेहरा खिल उठता है। वो फौरन पिज्जा के पीस की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो बच्चा उस पिज्जा के पीस को उठा लेता है और अपने साथी बच्चे की तरफ उछाल देता है। पिंकी उस पीस की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो पीस को पकड़ नहीं पाती और वो पिज्जा का पीस जमीन पर गिर जाता है। अरे यार, सॉरी, कैच नहीं कर पाया। लगता है वाकई ये पीस इसकी किस्मत में है। जा उठा के खा ले। नन्ही पिंकी ये समझ ही नहीं पाती कि वो बच्चे असल में उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो बेचारी खुशी खुशी जमीन पर पड़े उस पिज्जा के टुकड़े की तरफ बढ़ती है कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, नहीं पिंकी, छोड़ उसे, इधर आ मेरे पास। माँ, लेकिन वो पिज्जा। पिंकी, मैंने कहा ना इधर आ, उसे नहीं खाना, वो जमीन पर गिर गया है, गंदा है वो। सुषमा के कहने पर पिंकी उस पिज्जा के टुकड़े को उठाती तो नहीं, लेकिन वहीं खड़ी होकर उसे ललचाई नजरों से देखने लगती है। ये देखकर सुषमा आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। घर आकर सुषमा बहुत रोती है। पिंकी के साथ आज जो हुआ उसे उसका बहुत दुख हो रहा था। वो अपना बटुआ खोलकर देखती है, उसमें कुछ पैसे थे जिन्हें देखकर वो मन ही मन सोचती है, इतने पैसों में एक छोटा पिज्जा तो आ ही जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ एक बार की नहीं है, अगर पिज्जा का स्वाद पिंकी को पसंद आ गया तो वो बार बार खाने की जिद करेगी और फिर मैं कैसे उसे मना कर पाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ और तरकीब निकालनी पड़ेगी। क्या कर सकती हूँ? पिंकी की आवाज सुषमा के कानों में गूंजते हुए, देखने में तो रोटी जैसा ही था, लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा था और उसके ऊपर बहुत कुछ सजा रखा था। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगली सुबह सुषमा पिंकी को स्कूल छोड़ती है और लेकिन काम पर जाने से पहले वो एक पिज्जा शॉप पर जाती है और दुकान के बाहर खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है जो उस पिज्जा शॉप के काउंटर पर खड़ी थी। सुनो बहन,
क्या तुम यही काम करती हो? हाँ, पर तुम्हें क्या काम है मुझसे? तुम यहाँ पर क्या काम करती हो? मैं लोगों के ऑर्डर लेती हूँ और फिर उनका बिल बनाकर उनसे पिज्जा के पैसे लेती हूँ और उन्हें उनका पिज्जा पकड़ा देती हूँ। ओह, तो यहाँ पर पिज्जा कौन बनाता है? अरे साफ साफ बोलो ना, तुम किसे ढूंढ रही हो? किससे मिलना है तुम्हें? सुषमा फिर उस लड़की को अपनी बेटी की पिज्जा को लेकर दीवानगी और अपनी तंगहाली के बारे में सब कुछ बताती है। उस लड़की को पिंकी के लिए बहुत बुरा लगता है। वो फौरन सुषमा को पिज्जा शॉप के अंदर लेकर जाती है और पिज्जा कैसे बनाया जाता है इस बारे में सब कुछ अच्छे से समझाती है। सुषमा बड़े ध्यान से सब कुछ देखती और समझती है और उस लड़की का शुक्रिया अदा करके वहां से बाहर आ जाती है। उस दिन सुषमा काम से छुट्टी लेकर घर वापस आ जाती है। उसे कुछ भी करके अपने हाथों से पिंकी के लिए पिज्जा बनाना था जो खाने में स्वादिष्ट भी हो और उसके बजट में भी फिट बैठता हो। बहुत दिमाग लगाने के बाद सुषमा पिज्जा बेस की जगह गेहूं की रोटी का इस्तेमाल करती है। सॉसेस की जगह घर पर बनाई हुई चटनी लगाती है और अपने घर के पीछे उगाई हुई ताजी सब्जियों को पकाकर उन्हें अपने देसी पिज्जा के ऊपर सजा देती है। इसके अलावा वो थोड़ा सा पनीर घिसकर भी पिज्जा के ऊपर डाल देती है। उसका बनाया पिज्जा देखने में बिल्कुल बाजार के रेडीमेड पिज्जा जैसा ही लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो उससे काफी सस्ता था और सेहत के लिए नुकसानदायक भी नहीं था। अब सुषमा को बस पिंकी के स्कूल से आने का इंतजार था। सुन पिंकी, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना, ठीक है ना? बस इधर आ। हाँ, बस पहुंच गए। अब आंखें खोल तो जरा। पिज्जा? माँ, ये पिज्जा मेरे लिए है? हाँ मेरी बच्ची, पूरा कप ये। पिज्जा देखकर पिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बड़े ही चाव से फटाफट उस पिज्जा को खाने लगती है और उसे इस तरह खुशी से खाते हुए देखकर सुषमा को बहुत सुकून मिल रहा था। पिंकी तब तक नहीं रुकी जब तक वो पिज्जा पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। और फिर, पिंकी ये तो बता कि तुझे ये पिज्जा कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी था माँ। थैंक यू माँ, मेरे लिए पिज्जा लाने के लिए। मैं इसे कहीं से खरीद कर नहीं लाई, बल्कि मैंने तेरे लिए इसे घर पर ही बनाया था बेटा। क्या तुम सच कह रही हो माँ? ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो इसका मतलब मैं जब चाहूँ तो मेरे लिए ऐसा ही पिज्जा बना दोगी ना? हाँ बेटा, जब तू कहेगी मैं तुझे अपने हाथों से गरम गरम पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन अब तू भी मुझसे एक वादा कर, तू कभी भी जमीन पर गिरी हुई चीज नहीं उठाएगी और कभी किसी से कुछ नहीं मांगेगी। जो भी चाहिए अपनी माँ से कहना, ठीक है बेटा? हाँ माँ। इतना कहकर पिंकी अपनी माँ के गले से लग गई। अब पिंकी को जब भी पिज्जा खाने का मन होता, सुषमा घर पर ही उसके लिए उसका मनपसंद पिज्जा अपने तरीके से बना देती। अब सब बदल गया था। अब पिंकी को किसी को भी पिज्जा खाते देखकर बुरा नहीं लगता था। वो बच्चे उसे चिढ़ाने की कोशिश करते तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन जब सुषमा अपना काम कर रही थी तो उसने अपनी मालकिन को उदास बैठे हुए देखा। तब सुषमा ने जाकर उससे पूछा, क्या हुआ दीदी, कुछ परेशानी है क्या? क्या बताऊं सुषमा, इन बच्चों से तंग आ गई हूं मैं। पिज्जा के अलावा कुछ और खाना ही नहीं चाहते। ये जंक फूड खा खाकर सबने अपनी तबीयत बिगाड़ ली है। डॉक्टर ने बाहर का खाना देने से साफ मना किया है, लेकिन ये जिद किए बैठे हैं कि खाएंगे तो सिर्फ पिज्जा। अब तू ही बता सुषमा, मैं आखिर करूं तो क्या? परेशान मत हो दीदी, आप कहो तो मैं बच्चों के लिए घर पर पिज्जा बना दूं। घर पर पिज्जा? तुझे आता है क्या पिज्जा बनाना? हाँ दीदी, ये मेरी पिंकी भी कम है क्या? आपके बच्चों को पिज्जा खाते देखकर इसने भी जिद पकड़ ली थी। अब मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है दीदी, तो मैंने भी लगाया अपना दिमाग और घर पर ही बना दिया रोटी का पिज्जा। और मजे की बात तो यह है दीदी कि पिंकी को बड़ा पसंद आया, खूब मजे लेके खाती है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, रोटी का पिज्जा जो बच्चों को नुकसान भी नहीं देगा। पर तुम उसके ऊपर क्या क्या डालती हो? बस घर पर बनी लाल टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, उसके ऊपर खूब सारी ताजी सब्जियां और थोड़ा सा पनीर भी। अरे वाह सुषमा, तुझे नहीं पता, अगर ये तरीका मेरे बच्चों पर भी काम कर गया ना तो मेरी बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी। चल अब तू बाकी के काम छोड़ और सबसे पहले अपना रोटी पिज्जा ही बना दे। सुषमा झट से रसोई में जाकर बच्चों के लिए रोटी पिज्जा बनाने लगती है और फिर उसकी मालकिन उस पिज्जा को ले जाकर अपने बच्चों के सामने रख देती है। बच्चे उस पिज्जा को देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाते और उसे उठाकर खाने लगते हैं। खाते हुए भी उन्हें उस रोटी पिज्जा से कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टा उन्हें तो उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और ये देखकर उन बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाती है। सुषमा, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू इतना बड़ा कमाल भी कर सकती है। सच में तूने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। लेकिन यहाँ मेरे जैसी और भी कई माएँ हैं
जिनके बच्चे जंक फूड के दीवाने हैं और अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर तुम चाहो तो तुम उन सब की भी मदद कर सकती हो, साथ ही साथ बढ़िया कमाई भी कर सकती हो। जी दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि तुम क्यों ना अपने रोटी पिज्जा का स्टॉल शुरू करो। लेकिन दीदी, मेरे पास लागत लगाने के पैसे नहीं हैं और जगह भी तो नहीं है। अरे इस सब की चिंता तू मत कर, वो सब मैं देख लूंगी। तू तो बस हाँ बोल और लग जा काम पर। अब सबकी मुश्किलें हल होने वाली थी। सुषमा को एक नया रोजगार मिल गया था और कई माओं को अपने बच्चों की अच्छी सेहत, जो सुषमा के रोटी पिज्जा में बड़ी जल्दी उठ गया भोला। हाँ माँ, वो काम पे जाना है ना, फिर वहाँ से आने में देरी हो जाती है तो ठेले की सफाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। बस कर भोला, कितनी मेहनत करेगा रे तू। दिन भर मजदूरी करता है और फिर शाम को मोमोज बेचता है। अगर तू बीमार पड़ गया तो? अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा ताकि सबसे पहले आपका अच्छे से इलाज करा सकूं और फिर आपको हवाई जहाज में ले जाऊंगा काशी घुमाने। हाँ अरे हवाई जहाज तो रहने ही दे, कहीं ऐसा ना हो कि हवाई जहाज में उड़ते हुए मेरे प्राण पखेरु ही उड़ जाए। अरे शुभ शुभ बोलो माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुझ पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूं? तेरे बाबा तो पहले ही चले गए। भगवान करे कि वो मुझे भी उठा ले ताकि तुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ कम हो। माँ ऐसी बातें मत किया करो। ये कहानी है भोला की, जो एक छोटे से गांव में अपनी माँ सरिता के साथ रहता था। भोला अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ख्याल रखता। माँ ठेला धो दिया मैंने, जाओ आप नहा लो, मैं झट से खाना बनाता हूँ। नहीं जा, तू नहा ले, मैं बनाती हूँ आज खाना। ना ना ना, डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया था ना। भोला को अपनी माँ की बहुत फिक्र थी। वो पैसे भी कमाता और घर के काम भी करता। दिन भर वो बेचारा ट्रकों में भारी भरकम बोरे चढ़ाता था और फिर शाम को आकर मोमोज बनाता और उन्हें बेचने निकल जाता। माँ मैं जा रहा हूँ, आज रविवार है तो बहुत भीड़ रहती है बाजार में, और पता है रविवार को कमाई भी अच्छी होती है। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। भोले भंडारी से प्रार्थना करो कि सारे मोमोज जल्दी बिक जाएं, तो जल्दी आ जाऊंगा। भोला ने अपना ठेला उठाया और बाजार की तरफ चल दिया। फिर बाजार पहुंचकर भोला ने अपना ठेला जमाया, तभी उसके ठेले पर एक आदमी आया। भाई मोमोज तैयार है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म मोमोज। ठीक है, एक प्लेट लगा दो, और सुनो चटनी एकदम तीखी रखना। जी बिल्कुल, एक बार खाकर तो देखिए। जैसे उस आदमी ने पहला मोमो चटनी के साथ लगाकर खाया। अरे यार, तुम्हें कहा था कि चटनी फुल तीखी रखना। चटनी तो मैंने तीखी रखी है। अरे ऐसे तुम तीखी कहते हो? अरे ऐसे तो मेरा 5 साल का बच्चा ऐसे ही पी जाए। अगर तीखी चटनी नहीं है तो बंद कर दो अपना ये ठेला। वो आदमी बचे हुए मोमोज वहीं कूड़ेदान में फेंक कर चला गया। इस बात से बेचारा भोला बहुत दुखी हुआ। थोड़ी ही देर बाद एक औरत उसके पास आई। भैया एक प्लेट मोमोज लगा दो, और भैया चटनी फुल तीखी रखना, ठीक है? जी मैडम। भैया मैंने कहा था आपसे कि चटनी फुल तीखी लगाना, और इससे बढ़िया तो मैं बर्फी खा लेती। पर मैडम ये तो काफी तीखी बनाई है मैंने। अरे ये क्या खाक तीखी बनाई आप? आपके मोमोज तो ठीक है पर आपको चटनी बनानी नहीं आती। अरे आप चटनी तीखी बनाना सीखो पहले, बाद में लगाना ठेला। मैडम वो मेरे पैसे। किस बात के पैसे भाई? एक तो फीकी चटनी बना दी, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। वो औरत भी भोला को सुनाकर चली गई। बहुत देर तक वो ग्राहकों का इंतजार करता रहा पर कोई भी उसके ठेले पर नहीं आया। उधर घर पे लगता है आज भी भोला के मोमोज नहीं बिक रहे हैं, तभी तो वो अभी तक नहीं आया। हे भगवान, कितनी जिम्मेदारियां हैं मेरे भोला पर। मेरे इलाज के लिए पैसे कमाते कमाते मेरा भोला खुद सूख गया। हे शंभुनाथ, या तो मुझे उठा ले या फिर कोई चमत्कार कर दे, कोई चमत्कार कर दे भोले भंडारी। उधर बाजार में भोला अपने ठेले पर उदास बैठा था और मन ही मन सोच रहा था, ऐसे तो मुझे फायदा होने की बजाय नुकसान होता जाएगा। कमाई कुछ हो नहीं रही और फिर कल के लिए मैदा भी लेना है, सब्जियां भी लेनी है और माँ की दवाइयां भी खत्म होने को आ गई। क्या करूं अब मैं? भोला ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके ठेले पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आई। हालांकि उसके कपड़े बहुत पुराने और मैले से थे। सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़े से मोमरिका दे दो ना। है क्या? मोमरिका? देखिए यहाँ मोमरिका नहीं मिलते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, ये रखे तो है इतने सारे। अरे ये तो मोमोज है। अच्छा, आपके यहाँ इसे मोमोज कहते हैं, पर जहाँ से मैं आई हूँ इसे मोमरिका कहते हैं।
अच्छा अच्छा, खैर बताओ कितनी प्लेट चाहिए, खाने हैं कि पैक कर दूं? नहीं नहीं नहीं, बस एक प्लेट यही खाऊंगी। और सुनिए, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये फेंकने पड़ेंगे, कोई आ ही नहीं रहा। आज आपको जितने खाने हैं खा लो, वैसे भी मैं कल से मोमोज बेचूंगा ही नहीं। काशवी ने मोमोज की प्लेट हाथ में ले ली और जैसे ही उसने पहला मोमोज लाल चटनी के साथ लगाकर खाया। क्या हुआ, चटनी तीखी नहीं है ना? पता है मुझे, सब यही सुनाकर गए हैं मुझे। अरे पूरी तीखी कर रखी है मैंने, पर लोगों को तो चटनी में आग चाहिए, आग। मेरी तो समझ में नहीं आता कि बाकी दुकानदार अपनी चटनी में तेजाब डालते हैं क्या? मुझे आप वो मारीची दिखाएंगे जो आप चटनी में डालते हैं? क्या मारीची? ये क्या होता है? होता नहीं, होती है वो हरी हरी जो सूख कर लाल हो जाती है। अरे जो चटनी में पड़ती है। पता नहीं कहाँ से आई हो तुम मोमोज को मोमरिका कहती हो और मिर्च को मारीची कहती हो। खैर, और खाओगी? हाँ, चटनी इतनी भी बुरी नहीं है, एक प्लेट और दे दो ना। काशवी भूखी थी, इसी वजह से वो देखते ही देखते 3-4 प्लेटें मोमोज खा गई। फिर काफी देर बाद, तुम्हें जाना नहीं? अरे अपने घर जाओ। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल तू जा मेरी बच्ची, हम सब मिलकर भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। और माँ, अगर मैं एक बार परीलोक से बाहर चली गई तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, पर अगर तू नहीं गई तो वो शैतान तुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा और तुझ पर जुल्म करेगा। तू एक काम कर, तू धरती पर चली जा, वहां तुझे कोई ना कोई अच्छा इंसान जरूर मिल जाएगा। जा मेरी बच्ची, चली जा यहाँ से। क्या तुम एक परी हो? हाँ, धीरे बोलो, पर अब मेरे पास मेरी जादुई शक्तियाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं एक परी से मिला, यही बड़ी बात है मेरे लिए। अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। इच्छा मांगने की बजाय तुम मेरी मदद करना चाहते हो। अगर ऐसा ही है तो मुझे कुछ दिनों के लिए आसरा दे दो, मैं फिर कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ कर चली जाऊंगी। ठीक है, तुम मेरे घर चल सकती हो, और चिंता मत करो, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। काशवी भोला के साथ उसके घर चली गई और फिर भोला ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तूने ठीक ही किया भोला, जवान लड़की अकेले कहाँ जाएगी। काशवी, भोला और उसकी माँ सरिता का स्वभाव देखकर बहुत खुश थे। फिर उसी रात वो चुपचाप उठी और उसने अपने जादू से भोला के आंगन में मिर्च का एक पेड़ लगा दिया और देखते ही देखते उसमें चमकदार और सुर्ख लाल मिर्च निकल आई। फिर वो सरिता के पास गई और उसके माथे पर प्यार से हाथ फिराकर वहां से चली गई। फिर सुबह के वक्त, अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब ना तो कोई कमजोरी है और ना ही कोई दर्द। सच में माँ? हाँ भोला, पर ये कैसा जादू है? और वो देख, ये मिर्च का पेड़ यहाँ कैसे आया? हो ना हो ये जरूर मारीची का पेड़ है। माँ, ये सब काशवी ने किया है। हाँ बेटा, उसी की कृपा है। जा भोला और उसे कहीं से भी ढूंढ कर ला। इतना सुनते ही भोला घर से बाजार की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद उसे काशवी एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी। ये सारा जादू तुमने किया है ना? पर तुमने तो कहा था कि तुम जादू नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गए। अच्छा, एक और एहसान करोगी मुझ पर? नहीं, मेरा जादू खत्म हो गया। मुझे तुम्हारा जादू नहीं बल्कि तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। बोलो, शादी करोगी इस मोमो वाले से? भोला की बात सुनकर काशवी शर्मा गई। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। अब काशवी अपनी जादुई मिर्च से मोमोज की लाल चटनी बनाती और भोला मोमोज। और फिर एक दिन, अरे भाई, मजा आ गया भाई। क्या तीखी लाल चटनी है। वाह वाह वाह। हाँ भैया, सही कह रहे हो, इससे तीखी चटनी तो मैंने आज तक नहीं खाई। भैया एक काम करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। काशवी की मारीची से बनी लाल चटनी की वजह से भोला की दुकान चल पड़ी थी और भोला के रूप में काशवी को भी एक अच्छा जीवन साथी मिल गया था।